बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर एक अनोखी सी खबर है। अनोखी खबर के साथ साथ मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को अफसोस भी करना चाहिए अपने मुल्क की पुलिसिंग के ऊपर और यहाँ के निज़ाम अदल के ऊपर। आपको पता है फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पुलिस की कस्टडी में हैं। आगे जुडिशल कर दिया गया, 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया उनको। लेकिन उनके ऊपर एक अनोखा सा मुकदमा और भी आज दर्ज हुआ है और उस मुकदमे में जनाब इल्ज़ाम ये है कि फवाद चौधरी साहब ने कोई खाद की बोरियां जो हैं वो रखवाई गई थी, वो चोरी कर ली, ये कर लिया, मुझे मारा, ये किया, वो किया, ब्ला 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 ब्ला। और ये मुकदमा तब की तारीखों का है, मतलब तब का वकूआ बनाया जा रहा है कि जनाब जब फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर थे। सो वफाकी वज़ीर जो है वो यूरिया और DAP की बोरियां जो है वो चोरी करवाता फिर रहा था, करता फिर रहा था। इस तरह के मुकदमात पाकिस्तान की तारीख में भरे पड़े। चंद रेफरेंसेस हैं, मैं वो कोट कर दूं कि माजी में इस तरह के मुकदमात किन किन लोगों के ऊपर होते रहे और उन मुकदमात का क्या बनता रहा। सबसे मशहूर ज़माना केस है जनाब भुट्टो साहब के दौर में ज़ोहर साहब के ऊपर एक भैंस चोरी का मुकदमा दिया गया था, एक FIR दी गई थी और वो बड़ा मशहूर ज़माना केस है। ज़ोहर साहब दुनिया से चले गए, भुट्टो साहब दुनिया से चले गए, लेकिन वो भैंस जो है वो आज तक बाजियाब नहीं हुई, वो आज तक भैंस मिली नहीं है, रिकवर नहीं हो सकी, जिसका मुकदमा ज़ोहर साहब पर बनाया गया था। 90 की दिहाई में पीपल्स पार्टी का दौर था और शेख रशीद साहब बड़े सख्त नाकिद थे पीपल्स पार्टी के, बहुत बोल्ड बोलते थे और एट टाइम्स बहुत गैर इखलाकी गुफ्तगू भी कर जाते थे। तो शेख रशीद साहब के ऊपर क्लाशनकोफ लहराने का मुकदमा दर्ज हुआ था और शेख रशीद साहब बाद में इंटरव्यू में बताया कि यार वो तो खिलौना क्लाशनकोफ थी और उस केस के अंदर शेख रशीद साहब को 7 साल कैद, 2 लाख रुपए जुर्माना और काफ़ी सारा रगड़ा लगा था। 90s की बात है ये। उससे पहले चले जाइए तो मुस्तफ़ा खर साहब के ऊपर पानी चोरी का मुकदमा भी दिया गया था। ज़िया साहब के दौर के अंदर, ज़िया उल हक साहब के दौर के अंदर मुस्तफ़ा खर साहब के ऊपर पानी चोरी का मुकदमा, एक फ्यूडल लॉर्ड, एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदार जो है उसके ऊपर पानी चोरी का मुकदमा भी दर्ज हो चुका हुआ है। अवैस लगारी साहब के ऊपर भी वैसे ये पानी चोरी का मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है। 1968 में जब ज़िया उल हक जब अयूब खान साहब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने राहें जुदा कर ली थी तो तब उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दिया गया था, एक FIR दी गई थी और उसमें इल्ज़ाम ये था उनके ऊपर, भुट्टो साहब के ऊपर, कि उन्होंने जनाब सरकारी ट्रैक्टर इस्तेमाल किया है और अपनी ज़मीनों को वो काश्तकारी के काबिल बनाने के लिए सरकारी ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया है और उससे सरकारी खजाने को 13,000 रुपये का नुकसान पहुंचा है। बहरहाल इस तरह के फ़नी और इस तरह के मज़ह का खेज़ FIRs के साथ पाकिस्तान की सियासी तारीख भरी पड़ी है। यहाँ पर ये जहाँ पर लगता है कि ये शुगल है या ये बड़ी फ़नी किस्म की FIRs हैं, मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि हमें अफसोस होना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर सियासत इतनी पस्ती की तरफ जा रही है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा। भैंस चोरी से लेके अभी पिछले दिनों में वो कुछ केबल या वायर्स चोरी का मुकदमा भी फवाद चौधरी साहब के ऊपर हुआ था माजी में, मुल्तान के किसी स्कूल की। सो ये अजीब सी बात है कि तजलील सियासतदानों की इस हद तक की जाती है और फिर हम मेरे जैसे लोग ही से तनकीद ये भी करते हैं कि सियासतदान स्टैंड नहीं लेता, सियासतदान खड़ा नहीं होता, पैरों पे वज़न नहीं डालता। क्या करे यार सियासतदान इस मुल्क का। खैर आगे चलिए तो अगली खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, असीर ख़वातीन जो हैं, सनम जावेद ख़ान साहिबा, खदीजा शाह साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, तैयबा राजा साहिबा, खदीजा शाह साहिबा, उनके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। इसमें एक रेलेवेंस ये भी है, इस केस ख़वातीन वाले केस की एक रेलेवेंस ये भी है कि आज फवाद चौधरी साहब के वकला ने, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि फवाद चौधरी साहब की ज़मानत अप्लाई ना करने का फ़ैसला किया था, दरख्वास्त ज़मानत दायर करने का ना करने का फ़ैसला किया था। वजह ये बताई कि जनाब हमें पता है कि अगर इसमें ज़मानत हो भी जाती है तो अगले केस में पकड़ लिया जाएगा। अब आ जाए ख़वातीन के केस के ऊपर। इनके मामलात में ये हो चुका हुआ है कि एक के बाद अगला केस, एक के बाद अगला केस, मल्टीपल टाइम्स के ऊपर ये रिहा हो चुकी हैं ख़वातीन और मल्टीपल टाइम्स के ऊपर ये गिरफ्तार हो चुकी हैं। बहरहाल अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अब से कुछ देर बाद सनम जावेद ख़ान साहब को आई थिंक 5वीं या 6ठी दफ़ा रिहा किया जाएगा कोट लखपत जेल से। रिहा करने के बाद घर पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज उनकी रोबकार जमा हुई है, आज उनको रिहा किया जाने का है और उनकी फैमिली एंड एवरीवन वो कुछ देर में उनको लेने जाएंगे। क्योंकि मैं जब आपसे मुखातिब हूँ, पता नहीं व्लॉग अपलोड होते हुए कितना टाइम लगता है, बट आज उनकी रिहाई की कोशिश की जा रही है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन या कानूनी तकाजे तो पूरे हैं और उसके बाद आगे फर्दर क्या होता है वो जो होगा वो मैं आपको उस पर अपडेट कर दूँगा। आज एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है, खदीजा शाह साहिबा जिनके ऊपर मल्टीपल FIRs में एक में ज़मानत होती है तो आगे अगली में ज़मानत होती है तो अगली में नॉमिनेट कर दिया जाता है और अगर उधर से भी ज़मानत हो जाती है तो फिर FIA जो है वो गिरफ्तारी डाल देती है। FIA पीका एक्ट के तहत और वो एक ट्वीट को लेकर, मुतनाज़ा ट्वीट को लेकर के इन्होंने नक्शे अमन स्टेट के ख़िलाफ़ भड़काने और लोगों में इश्तियाल दिलाने के लिए ये ट्वीट की तो वो वाली FIR हो जाती है। अब से कुछ देर पहले जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो सेशन कोर्ट ने उस FIR वाले मुकदमे में भी खदीजा शाह साहिबा की ज़मानत मंजूर कर ली है। बट एट द सेम टाइम
अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं मेरी, जो इन फैमिली से मैं सबसे राब्ते में भी हूँ, दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर बार बार बात की जाती है कि क्या ये फैमिलीज़ जो हैं ये सिस्टम के आगे हथियार डाल दें, ये बोलें कि जी ठीक है, जब ज़मानत नहीं होनी, जब बाहर नहीं आने देना, तो हम बार बार इतनी एफर्ट क्यों करें, वकला की तनख्वाह फ़ीसें क्यों दें, क्यों इतना फ़ाइट बैक करें कि हमें रोज़ नई अदालत के अंदर, रोज़ नई कोर्ट के अंदर जाना पड़े। दूसरा ये है कि अगर वो फ़ाइट बैक नहीं करते और वो कहते हैं कि जी फवाद चौधरी साहब के वकला की तरह कि ठीक है हम दरख्वास्त ज़मानत दायर नहीं करते, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? तो मेरी नज़र के अंदर ख़वातीन के मामले के अंदर फैमिली के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। खदीजा शाह साहिबा की फ़ैमिली है, बच्चे हैं छोटे छोटे। सनम जावेद साहिबा की फ़ैमिली है, बच्चे हैं छोटे छोटे। तैयबा राजा हैं, शी इज़ द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, तो वो जेल के अंदर हैं, वो कमाने वाली अपने घर की वो हैं। डॉक्टर आलिया हमज़ा साहिबा हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी बच्ची की यूनिवर्सिटी आगे जो जाने वाली थी, उनका वो हरज हो रहा है। सो इन फैमिलीज़ के पास मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन ही नहीं है कि ये फ़ाइट बैक ना करें सिस्टम को। बट आई डोंट नो कि अब ये कब तक मामला इनका ऐसे कैसे चलता रहेगा। अल्लाह करे कि मेरी तो दुआ है कि तमाम बेगुनाह जो हैं, जो मासूम हैं, वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपने घरों को जाएँ और तमाम गुनहगार जो हैं उनको रियासत सज़ा दे, बिल्कुल देनी चाहिए उसके ऊपर कि उन्होंने अगर तोड़ फोड़ की और इस हद तक मामलात को लेके गए तो उनको सज़ा दे। लास्ट में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उस डेवलपमेंट को मैं बहुत बड़ा जान रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि लोग उसको किस टेक से देखते हैं, लोग उसको कैसे देखते हैं, बट मेरे नज़दीक वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जरदारी साहब इन डेज़ टू कम लाहौर आ रहे हैं और जरदारी साहब का लाहौर में पड़ाव डाल देना, उसका मकसद एक बताया जा रहा है अभी तक जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को टफ़ टाइम देने का मकसद है उनका, ये गोल लेकर वो आ रहे हैं पंजाब के अंदर। अब कहानी क्या है उसको थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँ। MQM दो सिटीज़ हैं जो MQM जहाँ पर हुकूमत करती आई है माजी में, जहाँ पर उनके मेयर रहे हैं, जहाँ से वो MNA MPs की सीटें जीतते हैं, हैदराबाद और कराची। दोनों सिटीज़ उनसे छीन लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने दोनों जगह पे अपने मेयर बना लिए हैं। और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी MQM के पास और कि ये नून लीग ने आके इनका कंधे के ऊपर हाथ रखा और ये नून लीग के आके साथ बैठ गए कि जी ठीक है हम आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, बिकॉज पीपल्स पार्टी ने तो हमें कॉर्नर कर दिया हुआ है। सेकेंडली, बशीर मेमन साहब जिनको सिंध का मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया गया, वो जरदारी साहब के खिलाफ हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं है। मेरी इत्तलात ये है कि ये वो लोग हैं जो जरदारी साहब को नापसंद करते हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के और भी हैं जो छोटी छोटी ऐसी जमातें हैं वो जरदारी साहब को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। सो नून लीग का उनके ऊपर हाथ रखने का पर्पस क्या था कि पीपल्स पार्टी को इनसिक्योर किया जाए सिंध के अंदर। उसका जवाब जरदारी साहब क्या देने जा रहे हैं, मेरा एनालिसिस है, गलत हो सकता है इन डेज़ टू कम। जरदारी साहब यहाँ पर आएंगे पंजाब में, तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट करके जरदारी साहब ने बहुत सारी सीटें निकाल लेनी है। वोट इमरान खान का है, वोट तहरीक इंसाफ का है। इसका मकसद सिर्फ एक है कि तहरीक इंसाफ के नरेटिव को, तहरीक इंसाफ की कमज़ोरियों को थोड़ा सा तकवीयत दी जाए कि तहरीक इंसाफ ही पैरों पर वज़न डाले। जब कोई सियासी जमातें बड़ी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली निज़ाम में बेहतरी आएगी, तहरीक इंसाफ का स्टांस या तहरीक इंसाफ की सियासत में मजबूती आएगी। उस मजबूती के लिए जरदारी साहब, आपने मेरे घर में आके सिंध में तंग किया मुझे, मैं आपको पंजाब में आके तंग करूँगा। इसमें फिर से आपको मैं कैटेगोरिकली एक चीज़ कह रहा हूँ, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जरदारी साहब जो हैं वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे और पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत लंबी चौड़ी सीटें ले जाएगी। नो, इसका पर्पस सिर्फ एक है कि जिस तरह दर्द सर पीपल्स पार्टी के लिए नून लीग सिंध में बन रही है, वैसे ही उनके लिए दर्द सर बना जाए पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर आप कैसे बन सकते हैं, आप वैसे ही कोई सियासी हिकमत अमली तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर बनाइए कि वो पैरों पर खड़ी हो जाए। और अगर वो पैरों पर खड़ी हो जाती है तो यकीन मानिए कि नून लीग की रातों की नींदें उड़ जाएंगी। मैं बड़े क्रेडिबल ज़राए से आपको बता रहा हूँ, सियासी लोगों की बात कर रहा हूँ, जो सियासी लोग हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। अब वो लोग ये कहते हैं कि जनाब अगर नून लीग को जीतनी है सीटें पंजाब के अंदर तो उसका वाहिद हल एक ही है और वो है तहरीक इंसाफ को किस तरह से इलेक्शन से आउट कर दिया जाए। अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में रहती है तो नून लीग किसी भी तरह से हुकूमत बनाने में कम से कम पंजाब में कामयाब नहीं हो सकेगी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जिस किसी ने भी मरकज़ में हुकूमत बनानी है उनको पंजाब में सीटें जितनी होती हैं, पंजाब से ही आपको वो मार्जिन मिलता है कि आप जनाब यहाँ से सीटें लें तो आप मरकज़ की हुकूमत बना सकते हैं। सो जरदारी साहब का पंजाब में आना नून लीग के लिए एक ख़तरे की घंटी, तहरीक इंसाफ के लिए मेरे नज़दीक अच्छी खबर है, मेरे नज़दीक अच्छी खबर है। आई डोंट नो व्हाट नेक्स्ट, के आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि PDM की गवर्नमेंट में भी ये तमाम लोग इकट्ठे हो गए थे। सो आई डोंट नो वेदर दे गोना बी टुगेदर अगेन। लेकिन अभी तक के लिए इत्तलात या जो मेरी परसेप्शन है, जो जिस तरह मैं परसीव कर रहा हूँ चीज़ों को, मुझे लगता है कि जरदारी साहब जब पंजाब में आकर बैठेंगे तो हालात मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत सारे टफ होते जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।